चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इनफैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग इज सब्जेक्ट जो है आपका वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर हमारा बचा हुआ था और जो हमारा पॉइंट बचा हुआ था उसे देख लेते हैं एक बार। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो मटेरियल कंट्रोल का चल रहा था। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल में हमने देखो बेटा, मटेरियल कंट्रोल का हम लोग का टॉपिक चल रहा था। मटेरियल कंट्रोल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। पहला है आपका टेक्निकल टेक्निक्स ऑफ द मटेरियल कंट्रोल और दूसरा है आपका परचेज एंड इशू ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल कंट्रोल को दो पार्ट्स में, यानी आप ऐसे कह सकते हैं इस पॉइंट को दो चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तभी हम फर्स्ट पॉइंट पे हैं, टेक्निक्स ऑफ द मटेरियल कंट्रोल। टेक्निक्स ऑफ द मटेरियल कंट्रोल और सेकंड वाला हम बाद में इसे देखेंगे। इनफैक्ट जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी, कोचिंग में अवेलेबल होंगी, तो फिर उसको वहां पे पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। अब टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल में डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल ये हमने पढ़ लिया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये हमने पढ़ लिया, फिर एबीसी एनालिसिस जो था हमारा इसको भी हमने पढ़ लिया। अब हमारे आगे की बचते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट। अब उसके बाद जो करते हैं मटेरियल टर्नओवर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लीजिए। और थोड़ा जूम कर देता हूं मैं इसे कि हिंदी के लिए भी आपके लिए क्लियर हो जाए और इंग्लिश में भी हो जाए। ये क्या हो गया हिंदी का, इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हो गया आपका इंग्लिश का पोर्शन। ठीक है ना। जब बात करते हैं मटेरियल टर्नओवर, तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, समझिएगा। हर एक बिजनेसमैन या स्टॉक मेंटेन करने वाला जो भी एक बिजनेसमैन होता है या स्टॉक कीपर होता है, वो ये जानना चाहता है कि जो स्टॉक उसने रखा है वो खत्म होने का, वो यूज होने का रेट कितना है। मटेरियल आपके पास रखा हुआ है, आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के काम में जो मटेरियल आपने रखा है वो कितनी जल्दी खत्म हो रहा है या कितना देर में खत्म हो रहा है ना। ये रेट आप जानना चाहते हैं, वो दर पता करना चाहते हैं। इसी के लिए हम पता कर कैलकुलेट करते हैं मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ठीक है ना, मटेरियल टर्नओवर रेशियो इसी का, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री या सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री जो रहता है यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है उनको एवरेज कर देते हैं, यानी ऐड करके टू से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन किसके बीच में होता है, रिलेशन होता है मटेरियल जो आप बना रहे हैं और उसके लिए रॉ मटेरियल जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन करने के लिए आपका मटेरियल कितनी जल्दी खत्म हो रहा है या धीरे में खत्म हो रहा है, इस जल्दी और धीमे ये जो रेट है, इसी को पता करने के लिए हम मटेरियल टर्नओवर का रेशियो का यूज करते हैं। डेफिनेशन में आपका लिखा हुआ, the material turnover indicates the number of times inventory is repeated, यानी कितनी जल्दी जल्दी इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री मतलब जो रखा हुआ स्टॉक है वो रिपीट हो रहा है, यानी उसकी जगह दूसरा स्टॉक आ रहा है। ड्यूरिंग द ईयर material turnover can also be understood by the material turnover ratio. It measures the relationship between the cost of goods sold and the material, है ना। और ये किसके बीच में एक रिलेशनशिप बताता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, और उस बेचने के लिए जो गुड्स आप बेचने जा रहे हैं उसके लिए मटेरियल कितना यूज हो रहा है ना, इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। मटेरियल टर्नओवर इज द टेस्ट ऑफ द एफिशिएंट मटेरियल मैनेजमेंट, और ये आपका बताता है कि कितना बेहतर तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं। मतलब जैसे ही जरूरत हो वैसे ही आपका मटेरियल तैयार हो, जैसे ही खत्म होने वाला है और तुरंत आपने नया मटेरियल भी ऑर्डर प्लेस कर दिया।
तो ये मैनेजमेंट की एक एफिशिएंसी कहलाएगी, मटेरियल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आता है। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मैं अलग से नहीं बताता हूँ। इनफैक्ट परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के साथ क्या करता है, एक डिफरेंस करके पूछता है। वो कौन सी चीज होती है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को। पहले तो ये समझ लीजिए, इसके बाद बीच, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम अभी देखेंगे। तो पहले ये समझिए कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है क्या। इनफैक्ट ये स्टॉक के वेरिफिकेशन के मेथड है। स्टॉक के वेरिफिकेशन के मेथड मतलब, भाई आप टमाटर भी अगर घर के में लेके आते हैं तो एक दो दिन बाद चेक करते हैं ना कि मटेरियल जितना, यानी टमाटर जितना लाए थे उतना ही, कि उसमें से दो चूहे ने खा गया। तो वेरीफाई करने की जरूरत पड़ती, चेक करने की जरूरत होती कि जितना था उतना है, या उसमें से कुछ नुकसान है, तो वो पता चले कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो इसी को चेक, स्टॉक, रखे हुए स्टॉक को चेक करने का जो प्रोसेस होता है वही वेरिफिकेशन हुआ। तो वही वेरिफिकेशन के दो तरीके से वेरिफिकेशन किया जाता है, एक होता है पीरियोडिक होता है, दूसरा परपीचुअल होता है। तो इसलिए दोनों ही क्या है, स्टॉक वेरिफिकेशन के मेथड है। अब हम इनके बीच में क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तीन कॉलम बनाएंगे बेटा। एक आप बनाएंगे कॉलम बेसिस का आधार, दूसरा पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। डिफरेंस का पहला बेस है आपका वेरिफिकेशन, मतलब सत्यापन, यानी आप ये काम करते कब हैं, चेक करने का। तो जब आप बात करते हैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, तो ये पूरे साल में ये जो चेक करने, इन्वेस्ट वेरीफाई करने का जो प्रोसेस होता है वो पूरे साल के अंत में होता है, एक बार। मगर जब आप बात करते हैं परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ये पूरे साल के दौरान होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या समझ सकते हैं, जैसे आपके एग्जामिनेशन, दो तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं। एक साल में एक बार एग्जाम होता है, ईयरली एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन आप कहते हैं। दूसरा होता है सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर वाइज में क्या होता है, हर 6 महीने पे आपको देखा जाता है, आपको मौका दिया जाता है अपने आप को सही करने का, और आपका जजमेंट किया जाता है हर 6 महीने, यानी साल में 2 बार। दूसरी तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, ये एक फिक्स ड्यूरेशन पे बार बार होता है पूरे साल के दौरान। जैसे 2 महीने डिसाइड करते हैं, तो हर 2 महीने के बाद इन्वेंट्री का क्या होता है, चेक करते रहते हैं कि स्टॉक कितना है कितना नहीं है, वेरिफिकेशन का। तो पीरियोडिक पूरे साल में एक बार, परपीचुअल पूरे साल भर के दौरान में एक फिक्स पीरियड पे होता रहता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के गैपिंग पे। फिर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, भाई ये काम करता कौन है। जब पूरे साल में एक बार आप पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को यूज करते हैं, तो वो क्या होता है उसमें, उसके लिए आप स्पेशल एक बंदे को बुलाते हैं, है ना, अलग स्टाफ रखना पड़ता है उसके लिए। तो ये क्या होता है, बाय टेक्निकल स्टाफ, हिंदी में भी टेक्निकल स्टाफ एक लिखेंगे आप, ये टेक्निकल स्टाफ के थ्रू किया जाता है। मगर जब परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो ये पूरे साल आप अपने ही अकाउंट स्टाफ के थ्रू करते हैं। ठीक है, मम्मी। ठीक, हाँ थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ जाती है, समझाना पड़ता है घर वालों को कि भाई कुछ और भी काम हो रहे हैं। तो अकाउंट स्टाफ करता है परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को, अलग से कोई स्टाफ मेंबर नहीं रखा जाता है। फिर बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट मतलब क्या, कि आपने चेक किया, वेरिफिकेशन किया, उसमें पता चला कि कुछ अब कमियां आ गई हैं। आपने 5 सामान मंगाया था, एक सामान खराब हो गया, तो अब एक सामान जो खराब हुआ है उसकी एंट्री करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, है ना, वही सुधार आप जो करते हैं। तो जब आप
पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो पूरे साल भर के एडजस्टमेंट एक बार उठा के किए जाते हैं। पता जनवरी में कोई दिक्कत हुई थी, मई में जाके कोई दिक्कत हुई, अगस्त में कोई दिक्कत हुई, सारी दिक्कतों को एक बार उठा के साल के अंत में एडजस्ट किया जाता है। मगर जब आप परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ जो सुधार होते हैं, जो एडजस्टमेंट होते हैं वो पूरे साल भर के दौरान चलते रहते हैं, क्योंकि ये हर 2 महीने 3 महीने पे काम हो रहा है, तो अगर गलती पता कर रही है, चल रही है तो उसका एडजस्टमेंट होता चला जा रहा है साथ ही साथ, फायदेमंद है ना? हाँ, तो फिर हम कहेंगे कि भाई पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? हटा दिया जाए जब इसका फायदा नहीं, वो भी अभी बताते हैं क्यों। फिर बात करते हैं इफेक्ट की। इफेक्ट प्रभाव क्या पड़ता है? जब आप पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को यूज करते हैं तो पूरे साल भर का एक ही बार में काम होता है, तो उस समय फैक्ट्री बंद करनी पड़ती है, आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटीज रोकनी पड़ती है और केवल क्या करना रहता है, ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है, तो नुकसान होता है, बिजनेस एक्टिविटीज को भी नुकसान होता है ना? आपने बंदों को रखा हुआ है, उनका सैलरी भी देना पड़ता है, उनको बुलाना भी रहता है, तो यहाँ पे दिक्कत होती है। मगर जब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की बात करते हैं तो बिजनेस आपका अफेक्ट नहीं होता, आपकी बिजनेस एक्टिविटी के साथ साथ ही परपेचुअल वेरिफिकेशन का काम भी चलता रहता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, बिजनेस फैक्ट्री बंद करने की जरूरत नहीं होती, ये काम बिजनेस एक्टिविटी के साथ ही चलती रहती, इट कैरी आउट विदाउट अफेक्टिंग द बिजनेस। फिर इफेक्टिवनेस, दर्द की गोली खाई, कितना दर्द सही हुआ नहीं हुआ, ये उसकी क्या होती है, प्रभावकारिता, इफेक्टिवनेस होती है। तो उसी तरह इन दोनों का भी अपना अपना इफेक्टिवनेस है। जब आप बात करते हैं पीरियोडिक, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई गलती अगर पता चलती है तो वो सारा काम जब चिड़िया चुग गई खेत तब पता चलता है ना? पूरा बिजनेस बीत गया, पूरा साल बीत गया, साल के अंत में आपको गलतियां पता चली, अब उस साल का तो अब आप सुधार कर नहीं सकते, साल तो बीत गया, जो होगा अगले साल होगा। तो ये इसीलिए इट बिकम टू लेट टू ब्रिंग एनी रेक्टिफिकेशन, कोई सुधार लाने में बहुत ही देर हो जाती है। मगर राम के तौर पे आते हैं हमारे परपीचुअल वाले, परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में बिजनेस एक्टिविटी के साथ साथ होता चला जा रहा है, तो 2 महीने के बाद आपने 2-2 महीने की बात कर रहे हैं, 2 महीने पे आपको कोई गलती पता चली, आपने सुधार किया, आगे वो गलती आपने सुधार कर ली आने वाले उसी साल के दौरान ही, है ना? तो इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन, यहाँ पे सुधार किया जा कि इसका स्कोप बढ़ जाता है। फिर सुटेबल, अब यहीं पे जो बात बोली थी कि तब हमें पीरियोडिक का जरूरत क्या है, जो छोटे बिजनेस होते हैं, टर्नओवर कम होता है, स्टॉक कम होते हैं, वो पूरे साल भर के लगातार करना अगर वेरिफिकेशन का काम करवाएंगे तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना, महंगा पड़ जाएगा ये। तो इसलिए छोटे बिजनेस के लिए पीरियोडिक सही होता है और बड़े बिजनेस के लिए परपीचुअल सिस्टम सही रहता है। ठीक, चलिए ये पॉइंट यहाँ खत्म है। अब आता है बिन कार्ड। बिन कार्ड पे क्या है, ये एक तरीके का रजिस्टर होता है बेटा, समझिएगा। बिन कार्ड, पहले बिन का क्या मतलब होता है, जैसे अलमारी के आपके अलग अलग खाने होते हैं जिसमें आप अलग अलग सामान रखते हैं, एक में इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखा, एक में मेकअप का सामान रखा, एक में अपने कपड़े रखे, तो अलग अलग खाने दिए हुए हैं, कैबिन दिए हुए हैं, उन्हीं को कहा जाता है बिन। तो बिन क्या इंडिकेट करता है कि हर अलग टाइप की चीजों के लिए अलग एक चैम्बर दिया जाता है, ठीक, तो उसी का मतलब होता है बिन। और कार्ड एक रजिस्टर टाइप के लिए। तो बिन कार्ड क्या इंडिकेट करता है, आपके बिजनेस में अगर अलग अलग मटेरियल हैं, अलग अलग चीजें हैं, ABCD अलग अलग मटेरियल, तो सबके लिए एक अलग से रजिस्टर तैयार किया जाता है, और हर उस रजिस्टर पे वो कितना आपने परचेज किया, कितना सेल्स किया, और लास्ट में कितना स्टॉक बचा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस बिन कार्ड में क्या होते हैं, लिखे हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, a bin card is a container in which the material is kept. Okay, separate bin card are
maintained by the stockkeeper for each item of the material in store, है ना, हर मटेरियल के लिए अलग अलग. The bin card shows the detail of the receipts and the issue of material and the balance of the stock at the time, है ना, और कितना बैलेंस लास्ट में बचा हुआ है. तो मटेरियल कंट्रोल, स्टॉक कंट्रोल का ये एक तरीका होता है जिसे नोट करके एग्जामिनेशन में कैसे पूछता है, कहता है बिन कार्ड क्या है और इसका एक स्पेसिमेन दे दीजिए. तो ये स्पेसिमेन जो दिया हुआ है बेटा, ये बहुत जरूरी है. ठीक, हिंदी वाला भी मैं दिखा देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ. ये आपका हिंदी वाला हो गया, जहां से मैंने इन्वर्टेड कॉमा किया हुआ है. मैं अपने आप को थोड़ा हटा दूं. हाँ, ये रहा आपका हिंदी का. ठीक, अब इंग्लिश वाला भी एक बार अच्छे से दिखा दो. ये आपका प्रोफार्मा हो गया. ठीक है, ये आपका प्रोफार्मा हो गया और ये आपका हो गया रिटन में. ठीक, ये इंग्लिश का, जहां से जहां इन्वर्टेड कॉमा और लिखना चाहते हो तो इसमें से लिख लीजिएगा. ठीक, और ये रहा उसका प्रोफार्मा. ठीक, हिंदी इंग्लिश सब में एक ही जैसा ऐसा बनेगा. चलिए, ये टॉपिक क्लियर हुआ. अब बेटा दो डिफरेंस आते हैं. कैसे डिफरेंस आते हैं? बिन कार्ड और स्टोर लेजर, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है. पॉपुलर क्वेश्चन है. आपके ये जितने भी बीएचयू हो गया, आपका पूर्वांचल यूनिवर्सिटीज हो गई, आपका काशी विद्यापीठ हो गया, ये जितने भी यूनिवर्सिटीज है, लखनऊ यूनिवर्सिटीज हो गए, यहाँ के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके हिसाब से ये कितना होगा. यूपी में जितने भी बिन कार्ड स्टोर्स क्या हो, इनका डिफरेंस एग्जामिनेशन में आता है. 3 कार्ड हम बनाएंगे, एक बेसिक यानी आधार, बिन कार्ड और स्टोर लेजर का. ठीक है, अब डिफरेंस का क्या क्या बेस क्या होगा, पहले तो समझिए. बिन कार्ड और स्टोर लेजर दोनों ही एक तरीके के रजिस्टर होते हैं. किस चीज का रजिस्टर होते हैं? बिजनेस में मटेरियल जो आपने यूज किया है उसका. ठीक, तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, जब आप गोदाम, आपका जो गोदाम होता है, गोदाम में सामान जब रखने जाते हैं तो वहां एक बंदे को आप रखते हैं कि गोदाम में कितना आया, गोदाम से कितना गया. आप वो बंदा उसका रिकॉर्ड रखता है पूरा, है ना. तो वो गोदाम में जो रजिस्टर रखा हुआ है वही बिन कार्ड कहलाता है. और सामान का इंफॉर्मेशन एक और जगह रखा जाता है, वो आपका ऑफिस होता है ना. ऑफिस में जो क्लर्क होते हैं वो सारी चीजें मेंटेन करते हैं. तो एक रजिस्टर वहां रखा जाता है. उस मटेरियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जो रजिस्टर में नोट किया जा रहा है, जो ऑफिस में रखा हुआ है, वो आपका क्या कहलाता है? स्टोर लेजर कहलाता है. ठीक, अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं. पहला, मेंटेन्ड, ये कहाँ रखे जाते हैं? अभी जो आपको बताया, बिन कार्ड जो होता है वो स्टोर रूम में रखा जाता है, यानी जो आपका गोदाम होता है. मगर जब आप स्टोर लेजर की बात करते हैं तो ये अकाउंट डिपार्टमेंट में रखा हुआ होता है. ठीक, दूसरा, इंफॉर्मेशन, ये क्रिटिकल है ना. बिन कार्ड जो होता है केवल क्वांटिटी के बारे में बताने का काम करता है, मगर जो स्टोर लेजर रहता है वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों का इंफॉर्मेशन देता है. ठीक, अब देखो, खुद सोच के देखो, बिन कार्ड जो कि गोदाम में रखा हुआ है, उस गोदाम में प्राइस कितना है ये मतलब नहीं रखता, क्या कितना रखा हुआ है वो मतलब रखता है. तो इसीलिए क्वांटिटी केवल वहां रहती है. ठीक है ना. मगर जब ऑफिस की बात आती है तो ऑफिस में मात्रा और मूल्य, है ना, मात्रा और मूल्य, प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर वेरी रिक्वायर्ड. फिर रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं कि ये आखिर लेखा करता कौन है, एंट्रीज कौन करता है. तो बिन कार्ड की जो एंट्री करता है वो स्टोर कीपर, हिंदी में भी स्टोर कीपर ही लिखिएगा. स्टोर कीपर यानी गोदाम में जो बंदा है, स्टोर रखने वाला, जो स्टोर का देख रेख करने वाला, स्टोर कीपर, वही इस रजिस्टर को मेंटेन करता है. जब बात करते हैं स्टोर लेजर की तो स्टोर क्लर्क, यानी ऑफिस में बैठा हुआ जो क्लर्क है वो इसको मेंटेन करता है. फिर ट्रांजेक्शन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. एक बिजनेस है, कई डिपार्टमेंट होते हैं बेटा. सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट आपके होते हैं. तो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच भी सामान लिया और दिया जाता है. एक एग्जांपल के तौर पे, स्टेशनरी का सामान
डिपार्टमेंट बी में कम हो गया, वो ए से मंगवा लेगा, ये सी से मंगवा लेगा, है ना। तो जब हम बिन कार्ड की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट में होने वाले ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग नहीं होता है इसमें, ठीक है। मगर जब आप स्टोर लेजर की बात करते हैं तो वहां पे डिपार्टमेंट्स के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन की भी रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है ना, विभागों के बीच का लेन देन। फिर टाइमिंग ऑफ एंट्रीज, एंट्रीज कब की जाती है। जब आप बात करते हैं बिन कार्ड की तो ट्रांजैक्शन के पहले एंट्री की जाती है। एंट्रीज आर पोस्टेड बिफोर द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, है ना, ट्रांजैक्शन होने से पहले यहाँ एंट्री की जाती है। और जब आप बात करते हैं स्टोर लेजर की तो वहां पे ट्रांजैक्शन होने के बाद एंट्रीज की जाती हैं। दिस इज द होल डिफरेंस इन इट, ठीक है। तो ये आपका पूरा टॉपिक, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि मटेरियल कंट्रोल का दो पार्ट है, टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। और दूसरा हिस्सा जब हम एक्चुअल में, वर्चुअल ना होके एक्चुअल में आमने सामने होंगे तो इसकी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी यूट्यूब पे अगर ये वीडियो है तो नीचे आप कमेंट करके या मुझे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं वहां पे, ठीक है। और अगर मैं आप व्हाट्सएप पे हैं तो वहां पे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। ओके।